हेलो फ्रेंड्स, आज का अपना ये नया सेशन जिसमें सेक्शन 6 को कंटिन्यू करना है। कल हमने सेक्शन 6 के 2 पार्ट को पढ़ा था, ए और बी। आज उसी के आगे चलते हैं। आई होप कल का वीडियो समझ में आया होगा। अगर जिसको जो दिक्कत रही हो वो कृपया फ़ोन करके या कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट सी पॉइंट पर जाते हैं तो उसमें लिखा है कोई सुखाचार, ईजमेंट की बात आई है तो ईजमेंट की डेफिनेशन लिमिटेशन एक्स में बताई गई है और व्यवहारिक जीवन में हम अगर इसकी परिभाषा को समझें तो एक व्यक्ति का किसी दूसरी की संपत्ति में अपनी संपत्ति के बेनिफिशियल लाभदायक उपयोग के लिए दूसरे की इमूवेबल प्रॉपर्टी का यूज करना। इसका मतलब ये ईजमेंट मीन्स वो राइट है जो एक व्यक्ति को यह राइट देता है कि वह अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेनिफिशियल यूज के लिए दूसरी की संपत्ति का उपयोग कर सकता है। ये कहलाता है राइट टू ईजमेंट। तो वो सेक्शन कह रही है कोई सुखाचार अधिष्ठायी स्थल से पृथकतः अंतरित नहीं किया जा सकता। सेक्शन 6 उन्हीं प्रॉपर्टी की बात कर रहा है जिस प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ए पढ़ा, बी पढ़ा और उसी से लगा हुआ ये पोर्शन है जो हमें बताता है कि और कौन सी संपत्ति अंतरित नहीं की जा सकती। तो उसी का है एक सी पोर्शन जो आपके सामने है। तो कहता है कि कोई सुखाचार अधिष्ठायी स्थल से पृथकतः अंतरित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये कि कोई ईजमेंट है तो वह ईजमेंट ट्रांसफ़र तो किया जा सकता है, लेकिन किसके साथ किया जा सकता है? अधिष्ठायी स्थल के साथ उसका ट्रांसफ़र किया जाता। सेपरेटली ईजमेंट का राइट ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। इंग्लिश क्या कहती है? An easement cannot be transferred apart from the कोई हिस्सा from the dominant heritage, apart उसको उससे अलग करके। किससे अलग करके? dominant heritage, अधिष्ठायी स्थल। अधिष्ठायी स्थल ये क्या कहलाता है? dominant heritage। dominant heritage का मतलब है कि वो ऐसा कोई राइट जो किसी चीज़ से परमानेंट जुड़ा हुआ हो और ऐसे राइट को ईजमेंट का राइट प्राप्त हो गया हो। तो कहने का मतलब ये है कि कोई एक स्थान है और उस स्थान के साथ अगर कोई ईजमेंट राइट जुड़ा है तो उस स्थान को अगर अंतरित कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसी स्थान के साथ साथ ईजमेंट को भी ट्रांसफ़र कर दीजिए। आप बोलें कि इस पार्ट को तो हम ट्रांसफ़र नहीं कर रहे, लेकिन इसके साथ जो ईजमेंट के राइट है उसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ऐसा संपत्ति अंतरण अधिनियम मना करता है। और एग्जाम्पल के लिए चलिए, अब एग्जाम्पल हमारे सामने ये आता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने मकान को ट्रांसफ़र नहीं करना चाहता है तो क्या उसी मकान के साथ जुड़ा हुआ राइट टू वे, मार्ग का अधिकार, जो कि एक ईजमेंट राइट होता है, उसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं? यही सेक्शन 6 कह सकते हैं। कहता है कि कोई भी ईजमेंट राइट जो डोमिनेंट हेरिटेज है उसके साथ ही अंतरित किया जाए, उसको आप डोमिनेंट हेरिटेज से सेपरेट करके, अपार्ट करके, उसको पृथक करके, उसको डोमिनेंट हेरिटेज से पृथकतः अंतरित नहीं कर सकते। कुल मिला के अगर और शॉर्ट में आ जाए कि कोई भी सुखाचार, कोई भी ईजमेंट का राइट है, मात्र मेरली ईजमेंट का राइट ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। क्लियर? चलिए नेक्स्ट डी, संपत्ति में का कोई ऐसा है जो उपयोग में स्वयं स्वामी ही निर्बंधित है।
पोर्शन कहता है संपत्ति में का कोई ऐसा हित जो उपयोग में स्वयं स्वामी तक ही निर्बंधित है, रेस्ट्रिक्ट है, स्वामी तक ही रेस्ट्रिक्ट है, निर्बंधित है, उसके द्वारा अंतरित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये है कि संपत्ति में कोई इंटरेस्ट, कोई हित, कोई टाइटल, कोई ऐसा हित जो उपयोग में स्वामी तक ही, इसका मतलब ये है कि कोई इंटरेस्ट है और वो इंटरेस्ट, कोई हित सीमित कर दिया गया है, यानी लिमिटेड इंटरेस्ट है। कहाँ तक है? वो कह रहे कि स्वामी तक ही है, यानी कोई ऐसा हित है जो हित सिर्फ स्वामी को ही दिया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है, और उस पर यह शर्त अधिरोपित है कि ऐसा हित स्वामी ही यूज करेगा, उसके अलावा और किसी को नहीं यूज करने का पावर है। तो कुल मिला के कोई इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट की सीमा ये लगा दी गई है कि वो इनकी सीमा या रेस्ट्रिक्शन ये लगा दिया गया है कि ऐसा इंटरेस्ट है सिर्फ यूज करने के लिए स्वामी तक। तो आप कहें कि स्वामी फिर इसको किसी को अंतरित कर दे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट को क्रिएट करने के साथ ही ये शर्त ही है, और शर्त ये है कि इसका जो यूज है स्वयं स्वामी तक ही है, स्वामी के आगे और कोई इसको यूज नहीं कर सकता है। जैसे कोई व्यक्ति है और एक टीचर को तैनात करता है कि आप हमें पढ़ाइए, और उसने जो सैलरी की बात की है कि अगर सर आप पढ़ाते हैं तो हम ये फीस देंगे, इसी फीस को वो क्या टीचर ट्रांसफ़र कर सकता है? वो इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि जो स्टूडेंट है उसने सर के साथ एक संविदा की और एक इंटरेस्ट, एक फ़ीस देने का वादा किया कि आप अगर हमें पढ़ाते हैं तो हम आपको इतनी फ़ीस देंगे। फिर वो टीचर ना पढ़ा के किसी अन्य टीचर को खड़ा कर देता है, तो चूंकि रेस्ट्रिक्शन, संविदा तो टीचर के साथ हुई थी और रेस्ट्रिक्शन भी ये लगाई थी कि उपयोग में सिर्फ आप तक ही सीमित है, यानी राइट टू टीचिंग जो होगी वो आपके द्वारा ही होगी। ऐसी दशा में ये जो टीचिंग है, ये टीचिंग आपको ही करना पड़ेगी, और आप कहें कि नहीं ये टीचिंग हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इसी इंटरेस्ट पे जो रेस्ट्रिक्शन लगी थी आप इसको अंतरित नहीं कर सकते। जैसे आपने पढ़ा होगा LRC में सर्विस लैंड होती है, सर्विस लैंड 182, और उसमें ये सर्विस लैंड सरकार के द्वारा किसी अधिकारी को, जो ग्राम का अधिकारी होता है, जो ग्राम का सेवक होता है, इस शर्त के साथ दी जाती है कि आप इस नगर की सेवा करेंगे, उसके बदले में आपके जीवन यापन के लिए कुछ लैंड दी जाती है कि आप उससे अपना भरण पोषण करना। तो वो क्या व्यक्ति जिसको सर्विस लैंड दी गई है कि आप गांव की सर्विस करेंगे, उसके एवज में आपको ये लैंड दी जा रही है, तो ऐसा बंदा जिस दिन सर्विस उसकी ख़त्म हो जाएगी वो प्रॉपर्टी वापस गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। तो क्या वो व्यक्ति ऐसी सर्विस लैंड का ट्रांसफ़र कर सकता है? नहीं, क्योंकि उसको रेस्ट्रिक्शन यही होती है कि जो भी आपको इंटरेस्ट क्रिएट किया जा रहा है, यह प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट आप तक ही होगा, आप इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आपने देखा होगा इनाम में भूमि देते हैं, पट्टा आवंटित होते हैं, तो वो जो इनाम भूमि होती है जस्ट उस पर इसी तरह की शर्तें होती हैं कि ये उपयोग में सिर्फ आप तक ही सीमित है, आप इसका अंतरण नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा राइट टू प्रियम्पशन यानी हक शुफा का अधिकार है, तो ये अधिकार भी आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो राइट होता है ऑन मोशन, उसके जो ओनर होती है वहीं तक होता है। तो कुल मिला के ये कुछ इस तरह के राइट होते हैं लॉ में कि जो स्वयं स्वामी तक ही सीमित रहते हैं, और ऐसे इंटरेस्ट पे जो शर्तें होती हैं
उन शर्तों के अकॉर्डिंग वो आप ऐसी संपत्ति का ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। सिर्फ स्वामी ही उसका उपयोग करेगा और स्वामी उपयोग करने के साथ ही ऐसी संपत्ति पर अंतरण नहीं कर सकता है। तो ये सेक्शन क्लॉज ये बताता है कि अगर किसी भी संपत्ति में इंटरेस्ट ट्रांसफ़र किया गया है और यह रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई है कि उसमें उसका उपयोग स्वयं स्वामी तक ही रहना है। देखिए, आप इंटरेस्ट की बात हो रही है, उसके ओनरशिप की बात नहीं हो रही कि पूरा ओनरशिप दे दिया, स्वामित्व दे दिया। कोई इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट पे एक रेस्ट्रिक्शन है, एक शर्त है। और शर्त है क्या है कि भैया वो देने वाला ये लगाता है कि आप ही इसका उपयोग करेंगे, तब फिर आप ही उसका उपयोग कर सकते हैं। आप ये सोचें कि ये जो इंटरेस्ट हमें रेस्ट्रिक्ट मिला है, हम इसको अन्य व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर दें, फिर आप ऐसी संपत्ति का ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। क्लियर? नेक्स्ट, अब आते हैं अपन डीडी, जिसमें लिखा है भावी भरण पोषण, अ राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस। देखिए, आप भरण पोषण नहीं लिखा, मेंटेनेंस के साथ आगे लिखा है फ्यूचर मेंटेनेंस। इसका मतलब ये कि वो जो मेंटेनेंस की राशि है, वो मेंटेनेंस की राशि अभी आपको मिलना बाकी है। तो ऐसी मिलने वाली फ्यूचर की मेंटेनेंस राशि को भी आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। और अगर वो मेंटेनेंस की राशि आपको मिल चुकी है, दो बातें हैं, एक तो मिल गई है, दूसरा एक मिलना बाकी है। तो भैया जो मिल गई है उसको आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, और जो मिलने वाली उसके लिए सेक्शन 6 रोकती है। तो ऐसा सेक्शन 6 क्यों कहती है? क्योंकि ये क्लॉज पब्लिक पॉलिसी पर आधारित है कि किसी भी व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान के लिए आर्थिक आवश्यकता होती है, और अगर ये मिलने के पहले ही इसको अंतरित कर देगा तो ये अपने जीवन का यापन कैसे करेगा? तो विधायिका ये चाहती है, लेजिस्लेटिव का यह मानना है कि जो फ्यूचर में मेंटेनेंस मिलने वाला है, इसके ट्रांसफ़र पर रोक लगाई जाए। इसलिए इस क्लॉज में ये डाल दिया गया है कि फ्यूचर में मिलने वाली मेंटेनेंस की राशि को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है वाद लाने का। तो वाद लाने का अधिकार मात्र अंतरित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट उसी में आया है अ मेयर राइट टू sue कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। अ मेयर राइट टू sue, केवल वाद लाने का अधिकार मात्र वाद लाने का जो आपका राइट है, ये हर व्यक्ति का एक इंडिविजुअल राइट होता है। सूट यो इसका इंडिविजुअल राइट है और ये ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। यानी वो बंदा जो सूट लाने के लिए प्लेंटिफ का काम करेगा, उसी को ही सूट लाना पड़ेगा। ऐसा इसलिए है कि चैम्पर्टी वाद पोषणीयता को ह्रास करना, रोकना। वाद पोषणीयता चैम्पर्टी का मतलब होता है फिर तो सूट पर सौदेबाजी होने लगेगी कि भैया हम आपका सूट लाते हैं, आप हमें इतना कमीशन देना, कमीशनबाजी बढ़ जाएगी। तो उनने इस बात को रोका है कि मात्र वाद लाने का अधिकार, मेरली सूट आप अंतरित नहीं कर सकते। वाद लाने का राइट आप फिर इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपका इंडिविजुअल राइट है और आपको ही वो सूट लाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं लोकपद। देखिए आप, लोकपद वो कहते हैं कि लोकपद अंतरित नहीं किया जा सकता है, और ना लोक ऑफिसर का संवलम उसके साध्य होने के चाहे पूर्व या पश्चात अंतरित किया जा सकता है। देखते हैं हम लोकपद। पब्लिक ऑफिसर्स कैन नॉट बी ट्रांसफर नॉर कैन बी सैलरी। अब इतना तो सभी लोग जानते हैं कि जो व्यक्ति पब्लिक ऑफिसर के पद पर बैठा है, एक व्यक्ति तहसीलदार है, तो क्या भी दूसरे व्यक्ति को अपने तहसीलदार वाला पद सौंप सकता है? स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी पब्लिक ऑफिसर ना तो अपने स्टेटस पद को और ना ही अपनी सैलरी का ट्रांसफ़र कर सकता है।
ये आ गया आपका ई। तो यहाँ तक अपन जो आए हैं ये आ गया आपका एफ तक अपन आए हैं। अगर इनकी रीडिंग देखी जाए तो ए में आपको पता है संभावनाएं आई थी, 3 तरह की संभावनाएं। बी में आपका आया था कि स्वामी तक जो भी संपत्ति का अंतरण होगा, अगर उसमें शर्त लगी है और वो है पुनः प्रवेश का अधिकार कि स्वामी ही उस पर संपत्ति पर री एंट्री करेगा, तो उसका भी अंतरण नहीं हुआ था। फिर आया था आपका सी, ईजमेंट राइट को लेके कि अगर वो डोमिनेंट हेरिटेज से सेपरेट किया जाता है तो उसका भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं आप। फिर आया था सी में कि जो भी एक रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है इंटरेस्ट पे कि वो स्वामी तक ही रेस्ट्रिक्ट है तो उसका अंतरण नहीं किया जा सकता है। फिर वो कहता है कि फ्यूचर मेंटेनेंस की बात आई थी कि वो इसका ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। फिर आया था मेयरली शूट का कि वो मेयरली इंडिविजुअल राइट होता है और उसका ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। फिर आता है लो पद, यानी पब्लिक ऑफिसर्स का जो पद है या उसका स्टेटस या फिर जो सैलरी है, इसका भी ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। इसी के नीचे आप आइए, फिर वो लिखता है जी में वृत्तिकाएँ जो सरकार के सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक यानी तीनों तरह की सेनाओं को लिया है और सेनाओं के संबंध किया स्टिपेंड्स और अलाउंस टू, यानी वृत्तिकाएँ जो सरकार के सैनिक, तीनों तरह की सेनाओं को, सिविल पेंशन भोगियों को और राजनीतिक पेंशनों अंतरित नहीं कर सकता। वो कह रहे हैं कि कोई भी स्टिपेंस अनाउंस है, कोई भी अलाउंस है, कोई भत्ता है जो दिया जाए तीनों सैनिकों को या पब्लिक ऑफिसर्स को या राजनीतिक पेंशन, 3 लोगों को कोई अलाउंस दिया जा रहा है तीनों सेनाओं में, वायुसेना, नौसेना और थल सेना। तो वो कह रहे हैं कि कोई अनाउंस, स्टिपेंस अनाउंस है और अनाउंस दिया जा रहा है सैनिकों को या सिविल पेंशनरियों, पेंशन भोगी जो होते हैं उनको, या फिर राजनीतिक पेंशन हैं, तो इन तरह इनको जो भी अनाउंस मिलना है इसका भी ट्रांसफ़र आप नहीं कर सकते। क्लियर? ये तो सब सिंपल ही जा रहे हैं। फिर आता है लास्ट, नहीं, फिर इसके बाद आ रहा है एच, जी के बाद एच में क्या बोलता है? कोई भी अंतरण, और इसमें 3 भाग बने हैं, सेक्शन के 3 पार्ट बने हैं। देखिए आप, कोई भी अंतरण, तो ये क्लियर हो गया आपका जी वाला। उसने कहा स्टिपेंस अलाउज टू मिलिट्री, नेवल, एयर फोर्स एंड सिविल पेंशनर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल पेंशनर कैन नॉट बी ट्रांसफर। क्लियर है? स्टिपेंस अलाउंस को चाहे वो मिलिट्री वाला हो, सैनिकों वाला हो, चाहे सिविल पेंशन भोगियों का या राजनीतिक पेंशनधारियों का हो, उसको एनी कंडीशन आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। और उसी के साथ एच में आए तो उसमें 3 पार्ट में बटा हुआ है कि कोई भी अंतरण नहीं होगा ए, बी और सी। क्लियर है? ए, बी, सी जो उसमें लिखा है 1, 2, 3, ये 3 प्रकार से किसी भी कोई भी अंतरण ऐसा नहीं होगा। ट्रांसफ़र कोई बता रहे हैं कि ऐसा ट्रांसफ़र ही मान नहीं होगा। अभी तक हम संपत्तियों की बात कर रहे थे कि ऐसी संपत्ति अंतरित नहीं की जाएगी, ऐसी नहीं किया जाएगा, ऐसा नहीं किया जाएगा। ये कह रहे हैं कि ऐसा अंतरण भी नहीं किया जाएगा, ऐसा ट्रांसफ़र ही अलाउ नहीं है। तो नो ट्रांसफ़र कैन बी मेड, ऐसा कोई अंतरण नहीं बनाया जा सकता। स्पष्ट लिखा है नो ट्रांसफ़र कैन बी मेड, ऐसा अंतरण ही नहीं हो सकता। अंतरण पे बात हो रही, कैसा अंतरण? उसने बोला फर्स्ट, जहां तक वह तद द्वारा उस हित की जिस पर प्रभाव पड़ना है प्रकृति के प्रतिकूल हो। एक कोई ऐसा अंतरण किया जा रहा है वो ट्रांसफ़र ही नेचर के अगेंस्ट है। नेचर के अगेंस्ट है तो व्हाट इज द नेचर? नेचर आकाश, पाताल, नदी, झरने, वन, गगन, ये सब नेचर है। एक व्यक्ति नेचुरली जो ऑक्सीजन ले रहा है, क्या इस लेने वाली ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र कर सकता है? ये तो प्रकृति के विरुद्ध है। क्या कोई व्यक्ति सूरज, चांद, तारों इनका ट्रांसफ़र कर सकता है? क्या कोई व्यक्ति बादल का ट्रांसफ़र कर सकता है? कोई व्यक्ति नदी का ट्रांसफ़र कर सकता है? कोई व्यक्ति जंगल का ट्रांसफ़र कर सकता है? यही नदी, झरने, पवन, इन सब चीज़ों का जो नेचुरली चीज़ हैं इनका ट्रांसफ़र ना किया जाए। सेक्शन 6 एच में आके रोकता है कि ऐसा ट्रांसफ़र मान्य नहीं होगा। एक दूसरा उसी में लिखा है जो भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 23 को इनने लिया है। यहाँ पर 23 याद होगा, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी ऐसी संविदा जो अविधिपूर्ण है, जिसका ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन लॉफुल ना हो, ऐसा ट्रांसफ़र भी ट्रांसफ़र वैलिड नहीं होगा।
और उसी के नेक्स्ट आता है थर्ड क्लॉज, जो ऐसे व्यक्ति को जो अंतरित होने से विदितः निर्हित हो, डिस्क्वालीफाई हो, एक ऐसा ट्रांसफरी की बात कह रहे, जो अंतरित होने से, ट्रांसफरी होने से विदितः निर्हित हो, विदिता निर्हित हो, नहीं किया जा सकता। इसको जरा इंग्लिश में देख लो। टू अ पर्सन लीगली डिस्क्वालिफाइड टू बी ए ट्रांसफरी, लीगली ट्रांसफरी को लीगली डिस्क्वालिफाइड है, लीगली डिस्क्वालिफाइड। ट्रांसफरी अगर लीगली डिस्क्वालिफाई है तो उसको भी संपत्ति का अंतरण नहीं किया जा सकता है। वो कह रहे लीगली डिस्क्वालिफाई कौन होगा? क्या माइनर लीगली डिस्क्वालिफाई होगा? क्या पागल लीगली डिस्क्वालिफाई होगा? तो ऐसा तो हमने पढ़ा था सेक्शन 7 में, जिसमें हमने बताया था कि ट्रांसफरर की बात हुई थी। उसमें ट्रांसफरी कोई भी हो सकता हो, मैंने बोला भी था यमला पगला दीवाना कोई भी ट्रांसफरी हो सकता है। तो यहाँ पे लीगली डिस्क्वालीफाई से मतलब है अगर वो इंसॉल्वेंट वाला है या वो इसी एक्ट की सेक्शन 136 के अकॉर्डिंग अगर वो कोई मजिस्ट्रेट है और उसी मामले में वो ट्रायल ले रहा है, तो ऐसी दशा में उसको संपत्ति अंतरित नहीं की जा सकती। अगर कोई वकील साहब हैं और वो केस लड़ रहे हैं और उसी मामले में वो चाहे उसी संपत्ति को अंतरित करवाएं तो वो नहीं करवा सकते। ये पर्सन लीगली डिस्क्वालीफाइड है, ये संपत्ति का अंतरण नहीं कर सकती। उसी के आगे एक और क्लॉज आता है और वो है आई नंबर का लास्ट, जो यहाँ पर भी कुछ दायरे बताता है कि इनको भी संपत्ति का अंतरण नहीं किया जा सकता। आप जानते हैं लैंडलॉर्ड और टेनेंट, क्या यह टेनेंट जो होगा, आपने किसी को टेनेंट रखा, वो क्या वो संपत्ति का अंतरण कर देगा? नहीं कर सकता ना। ये टीपीए कह रहा है यहाँ पे, क्योंकि अगर कोई टेनेंट संपत्ति का अंतरण करने लगे तो कोई किसी को फिर टेनेंट रखेगा ही नहीं। तो यहाँ पे उसको रोक दिया है कि टेनेंट, सुन लो आप अगर किसी संपत्ति के अधिभोगी है, टेनेंसी में है, तो पेंडेंसी ऑफ द टेनेंसी के लंबन के दौरान आप ऐसी संपत्ति का अंतरण नहीं कर सकते। दूसरा उसी में आता है कि अगर कोई फार्मर है, कृषक है, और उसको अपनी संपत्ति पर रेवेन्यू देना है, तो भैया पहले रेवेन्यू दे दो, इसके बाद ट्रांसफ़र करिए आप। अगर ड्यू रेवेन्यू है तो आपको भी संपत्ति अंतरण करने से मना किया गया है। और तीसरा स्टेज आता है कि अगर कोई लेजी है, लेजर मीन्स पट्टा करता, लेजी मीन्स जिसको कि पट्टे पे जमीन दी गई है, और किसी व्यक्ति को लीज पर लैंड दिया गया है, तो वह पर्सन जो एज ए लेजी है अपने लेजी के स्टेटस में पट्टेदार की हैसियत में ऐसी संपत्ति का अंतरण नहीं करेगा। क्योंकि अगर उसको ये राइट दे दिया गया तो भैया कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति का उपयोग करने के लिए दूसरे व्यक्ति को पट्टे पर जमीन देगा ही नहीं। भाई लीज क्या है? लीज का मतलब है कि वन पर्सन किसी प्रॉपर्टी को किसी अदर पर्सन को उस प्रॉपर्टी में एंजॉयमेंट का राइट क्रिएट करता है। तो भैया वो एंजॉयमेंट का ही राइट दे रहा है आपको, फिर आप उसके लेजी बन जाओ, फिर आप उसको ट्रांसफ़र करते रहें। तो ऐसा ट्रांसफरर लेजर कभी ऐसा नहीं चाहेगा कि लेजी उसकी संपत्ति का अंतरण करे, वरना कोई लीज पे नहीं देगा लैंड को। तो यहाँ पर लेजी को रोका गया कि अगर आप लेजी हैं, पट्टेदार हैं, तो लेजी की स्टेटस में ऐसी संपत्ति का अंतरण नहीं करेंगे। तो 3 बातें निकल के आई हैं यहाँ पर। एक, रोका गया है इस धारा की कोई भी बात अधिभोग का अंतरणीय अधिकार रखने वाले किसी भी अभिधारी को, यानी किसी भी टेनेंट को संपत्ति का राइट ट्रांसफ़र करने का राइट नहीं देता है। एक, इंग्लिश में
नथिंग इन सेक्शन शैल बी देखिए आप मैंडेटरी लिखा है, शैल बी डीम टू एथोराइज अ टेनेंट हैविंग एन अनट्रांसफर्ड प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्यूपेंसी। जिस लैंड को वो ऑक्यूपाइड किए हुए है उस लैंड को जिसको वो ऑक्यूपाइड की है एज ए टेनेंट के तौर पर, उसको मना किया जा रहा है कि वह ऐसी संपत्ति को ट्रांसफ़र नहीं कर सकेगा। ऐसी संपत्ति अनट्रांसफरेबल होती है। एक उसी के आ गया, वो लिखा है उस संपदा के फार्मर को द फार्मर ऑफ एन स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डिफॉल्ट हैज़ बीन मेड इन पेइंग रेवेन्यू। एक ऐसा पेइंग रेवेन्यू जिसको पे करना है रेवेन्यू का, तो ऐसा फार्मर भी अपनी उस संपदा उस प्रॉपर्टी को स्टेट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। उसी के बाद तीसरा है ये, या किसी प्रतिपाल अधिकरण के प्रबंध के अधीन किसी संपदा के पट्टेदार को, पट्टेदार मीन्स लेजर को, जो लेजर के तौर पे वो संपत्ति को रखोगे पट्टेदार की हैसियत से है। तो ये तीन लोग ऐसे अभिधारी टेनेंट, फार्मर या लेजर के नाते अपने हित का समुन्नत करने के बारे में प्राधिकृत करने वाली नहीं समझी जाएगी। क्लियर हो गई बात। तीन लोगों को सबसे लास्ट क्लॉज में रोक दिया कि भैया टेनेंट की हैसियत से आप ऐसी संपदा का अंतरण नहीं करेगा। दूसरा बोला फार्मर, अगर आप पर रेवेन्यू बाकी आप इसका ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। तीसरा आता है कि टेनेंट, फार्मर, और लास्ट आता है आपका लेजर कि भैया लेजर, अगर आप लेजर के स्टेटस में हैं लीजमेंट में, तो आपको ऐसे लेजर के तौर पर जो स्टेटस है उसकी स्टेटस के नाते आपको ऐसी संपत्ति में असाइनमेंट नहीं करना है, ट्रांसफ़र नहीं करना है। ये आपकी सेक्शन 6 कंप्लीट होती है। जो भी सेक्शन 6 में दिक्कतें आएँ, 10 प्रकार से संपत्ति के अंतरण को बताया गया है। ना तो इस अधिनियम में आप कर पाएंगे, ना अदर बीइंग इनफोर्स लॉ, जो भी तत्सम प्रवृत्त विधि होगी, ना उसके तहत अपन ये 10 प्रकार की संपत्तियों को अंतरण में कर सकते हैं। इसका फर्स्ट ए और वी कल की बात थी, जो संभावनाओं पे थी, जो रीएंट्री का पार्ट था, और बाकी जितने क्लॉज थे वो आज मैंने आपको बता दिए। सेक्शन 6 आई होप समझ में आया होगा, और सेक्शन 6 को आपको इसी तरीके से पढ़ना होगा, लिखना होगा। बाकी पीछे के तो जितने भी क्लॉज आए वो सारे सिंपल हैं। ठीक है, इसके बाद हम तो सेक्शन 5 पे हमारी चर्चा हो गई है, और सेक्शन 5 में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो सही फिर से हम पूरा चार्ट बना के आपको बताएंगे। फिर सेक्शन 6 पे हमने चर्चा कर ली है, 7 मैंने आपको बता दिया था, 8 सिंपल है, उसमें कुछ है नहीं फैक्ट, उसके क्या क्या जाएंगे, और 9 वेरी सिंपल सेक्शन। इसके बाद सेक्शन 10 आती है, तो सेक्शन 10 का हम सेपरेट सेक्शन 10, 11, 12 तीनों धाराओं को एक साथ पढ़ा जाता है। इन तीनों को लेके हम थोड़ी देर से आते हैं। जब तक के लिए गुड डे।